हाय। हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को। तो इसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और उसके बेसिस पर ही हम चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज में पहुँचते हैं इस चैप्टर की, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज over here, first question itself says calculate the molar mass of the following. तो here you have to calculate the molar mass of the following. तो यहाँ पर जो है हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है। आप सबसे पहले समझो कि पहला टर्म जो हम यूज़ करते हैं दैट इज सेज अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी एटम का मास कितना है। ठीक, तो किसी एटम के मास को जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये समझें कि जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक, जो भी एटम्स हैं और जिनको हम अभी तक पार्टिकल बोल रहे थे, तो जो भी एटम्स हैं उनके अंदर पार्टिकुलरली क्या होते हैं, एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और साथ में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? अब जब भी हम मास की बात करेंगे तो वी ओनली कंसिडर ओवर हियर ओनली टू थिंग, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, हम इनको कंसिडर करते हैं हमेशा जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, अगर हम इसको कंसिडर करें या इसको जानने की कोशिश करें, तो ये होता है कंपेरिजन में 1/2000 कह रहा हूँ। ठीक, दैट्स वाई हम इसके मास को इस तरीके से कंपेयर नहीं करते। ठीक, अब यहाँ पर जो एक प्रोटॉन के मास को कंसिडर किया जाता है वो क्या जाता है 1 AMU, या फिर इसकी जगह पे सिर्फ अब यूज़ करते हैं यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, और यहाँ पर ए का मतलब AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, इसी तरीके से न्यूट्रॉन को भी अगर हम कंसिडर करते हैं 1 AMU, बाकी जनरली क्या होता है न्यूट्रॉन का मास जो होता है स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में क्या आता है, यहाँ पर हमको पता चलता है कि हम इसको कंसिडर करते हैं 1.008। ठीक, लेकिन बीइंग इट्स अ वेरी लेस नंबर और थोड़ी कैलकुलेशन को हेल्प करने के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे 1। ठीक है, ऐसी अगर बात होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का होता है 15.955। ठीक, इसको कंसिडर कर लेते हैं पूरा 16। ठीक, फॉर द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक, इस तरीके से क्या करना है, हमको कैलकुलेशन को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की बात करेंगे तो इसका मान लेते हैं हम 12, और जो जनरली जो कार्बन का आइसोटोप होता है उसको कार्बन आइसोटोप 12 भी बोलते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन भी मिल गया हमको, ऑक्सीजन भी मिल गया और कार्बन भी मिल गया। अब जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है वो है कि भाई तुमको बताना है मॉलिक्यूलर मास। पहली चीज़ जिसका बताना है तुमको मॉलिक्यूलर मास, वो है आपके पास H2O, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और व्हाट वी सी हियर, इट इज H2O। लेट मी चेंज द पेन। H2O। ऑलराइट, हमको इनके एटॉमिक मासेस पहले से पता है। ठीक, तो इसका मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू H, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन है एक तो 1 इंटू, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा ये हो गया 2 प्लस, और ये हो गया 16, और हमारे पास टोटल मास आ जाता है 18 ग्राम। दिस इज व्हाट द मोलर मास। ठीक, तो जब भी हम मोलर मास की बात करते हैं तो हमको ग्राम में यूनिट लेनी पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। दूसरा चीज़ बचती है हमारे पास CO2। CO2 का निकालेंगे तो हम जानते हैं 1C, और एक C का होता है 12, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 ये सा वाला जो 2 दिया है इंटू, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी हो जाते हैं 32, 32, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 और 4, और 4 माने 44 ग्राम। अगला है हमारा मीथेन, जिसको हम दिखाएंगे CH4। ठीक,
और ये हो जाएगा हमारा C मतलब 1 इंटू कितना, ये आता है हमारा 12 प्लस, और यहाँ पर कितने 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1, दैट्स मीन ये हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16 ग्राम। ये क्या हो गया, इन तीनों के मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए। ठीक, तो अगर आपको एटॉमिक मास के बारे में हल्की सी भी जानकारी हो और आप जानते हैं उनके एटॉमिक मासेस क्या हैं, तो हम मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनको नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही अगर हम उनके मास को रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास, let me change the pen once again, calculate the mass of percent of different elements present in the sodium sulfate, यानी कि ये रहा आपका सोडियम सल्फेट। अब इसके अंदर आपको परसेंटेज डिफरेंट निकालना है। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो परसेंटेज डिफरेंस, लिसन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सोडियम होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, ये होता है हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट। ऑलराइट, अब ये सोडियम सल्फेट का हमको निकालना है पर एटम का परसेंटेज, कि किस पूरे मॉलिक्यूल में कितनी परसेंट सोडियम है, हमको ये बताना है कि कितनी परसेंट सोडियम अवेलेबल है, साथ में बताना है हमको कितने परसेंट सल्फर अवेलेबल है, और साथ में बताना है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है इसके अंदर। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मॉलिक्यूल है AB, ठीक, और मुझको पता करना है इस मॉलिक्यूल में A कितनी परसेंटेज में है और B कितनी परसेंटेज में। तो जनरली अगर हम ये मान के चलें कि हमको अगर इनका सिर्फ और सिर्फ एटम देख के परसेंटेज निकालना होता है तो हम बोलते हैं भाई 50% तो इसके अंदर A है और 50% इसके अंदर B है। ठीक, अब दूसरी बात मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई जो इसका मास है वो 75 है और इसका मास जो है वो 25 है। अब मास के बेसिस पर निकालेंगे तो हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जैसे ए की परसेंटेज या परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ ए, इस तरीके से मानते हैं। ठीक, और ऊपर लिखेंगे हम मास ऑफ ए, नीचे लिखेंगे टोटल मास, और इनटू परसेंटेज की बात चल रही है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको 100%। ऑलराइट, अगर मैं ए का मुझे निकालना ही है सपोज करें, तो मैं यहाँ पर इसको मास परसेंटेज को ऐसे लिख दूंगा, मास ए का परसेंटेज, अंडरस्टैंड, ऊपर क्या लिखूंगा 25, नीचे लिखूंगा मैं 100 और इनटू 100। ठीक, अब 100 से 100 कट गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 25, इसका मतलब ये 25 है तो दूसरा वाला कितना होगा, ऑफ कोर्स बी का हो जाएगा हमारे पास 100, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज इन परसेंटेज। ऑलराइट, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सपोज करें हमको पता है सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है सिर्फ सोडियम का, वो होता है यहाँ पर 23। ऑलराइट, अब ऐसी बात करते हैं सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, जिसको हम पहले से जानते थे। अब हमको क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे सपोज करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है Na2SO4, इस पूरे मॉलिक्यूल का हमको मोलर मास निकालना है। ठीक, तो हमको सिंपली पता है कि भाई 2 एटम है सोडियम के तो 2 इंटू 23 कर देंगे। ठीक, फिर क्या आता है उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे तो हम पाते हैं कि हमारे पास क्या है, सल्फर का एक एटम है तो उसको कर देंगे 1 इंटू 32, ऑक्सीजन के 4 हैं तो उसको कर देंगे 4 इंटू 16। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं पहुंच जाते हैं। ठीक, अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 46, सल्फर एक है तो 32 इंटू 16 से करना है हमको 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है, इनको सबको ऐड कर देना है। ठीक, अब आप ऐड करिए इसको और इसका आंसर जब आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका कि 4 और 2 और 6, तो ये हो जाएगा 10 2 यानी कि 12, तो 12 का 2
हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। 6 और 3 9, 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 4 हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये जो आ जाता है हमारे पास मोलर मास आ जाता है, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब हमको निकालनी है सबसे पहली चीज़ सोडियम का मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक, तो ऊपर लिखेंगे हम मास ऑफ सोडियम, जो भी टोटल मास होगा सोडियम का, यहाँ पे टोटल ऐड कर लेते हैं, टोटल मास ऑफ सोडियम, और नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे जो टोटल मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं जो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, उसका मास अब यहाँ पे हो जाएगा 100%। ऑलराइट, अब लेट्स सी, अब यहाँ पे हम टोटल मास रखते हैं सोडियम का, तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 सोडियम थे, यानी कि मास हो गया हमारा 46। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा टोटल मास जो हमने अभी निकाला 142, और इनटू यहाँ पर आ जाएगा 100%। लेट्स स्टार्ट। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कि 46 को पहले सीधा मल्टीप्लिकेशन करा दो किसके साथ, 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4600। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं हम 142 से, अब जितना इजी कर सकते हैं कर लें, तो आपके पास परसेंटेज जो निकल कर आती है वो आती है 32.39%। तो इतनी परसेंटेज क्या है हमारी, सिर्फ और सिर्फ सोडियम की है। अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं हम सल्फ़र के बारे में। तो अगर हम मास परसेंटेज लेते हैं, सल्फ़र का मास परसेंटेज, तो हमको ऊपर रखनी पड़ेगी सल्फ़र की वैल्यू जो कितनी थी 32, नीचे रखेंगे टोटल मॉलिक्यूल की, तो वो आ जाएगा 142, और यहाँ पर हो गया हमारा 100%। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे 32 को, यहाँ पर जो हमारे पास 32 है उसको हम डिवाइड करते हैं 142 से, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आती है 100 के साथ 22.53%। ऑलराइट, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी। ठीक, और हमको टोटल 100 से निकालना है, तो अगर हम चाहें तो ऑक्सीजन के लिए हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम 100 से क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमको ऑक्सीजन की वैल्यू खुद ही मिल जाती है। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 हैं, तो इतना हो जाएगा 64, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 142। ठीक, इंटू 100%। अब जो आपका 64 आया है, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं कितने से 142 से, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 45.07%। दैट्स मीन ये सब की सब वैल्यू जो आई हैं हमारे पास अभी निकल कर, ये बताती हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने परसेंट हमारा सोडियम अवेलेबल है, कितने परसेंट इसके अंदर हमारा सल्फर अवेलेबल है, और इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पता चलता है कि कितने परसेंट इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले को जनरली यूज़ करके हम हर जगह पर कोई भी चीज़ मान कर यहाँ पर कि इसके ए है बी है, हम वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू या मास परसेंटेज को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू सी, लेट्स make it clear. Let me make it clear. All right, here over here, let's see, there is one of the question, it says determine the empirical formula of the oxides. अब आपको समझना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करेंगे ऑफ आयरन विच हैज़ 96% आयरन एंड 30.1% डाईऑक्सीजन बाई मास, यानी कि डाईऑक्सीजन बाई मास है 30.1% और आयरन की परसेंटेज दी है 69.9%। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ एक काम करना है, जो कि वैल्यूज़ हमारे पास दे रखी हैं। लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई कंपाउंड है जो एक तो आयरन का है और ऑक्सीजन का है, और इन दोनों की परसेंटेज को भी उन्होंने दे रखा है। पहली परसेंटेज दी है 69.9% आयरन के लिए, ठीक, और दूसरे के लिए 30.1%।
ऑक्सीजन के लिए, और साथ में बोला है डाई ऑक्सीजन। ऑलराइट, इसकी परसेंटेज दी उन्होंने 39.9%। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Actually this question is going to be one of the very interesting question because we use some kind of the special words over here. Let's start. जैसे यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन और यहाँ पर दिया है आयरन, और इन दोनों को परसेंटेज में दे रखा है। सपोज करो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी परसेंटेज दी होगी दैट वाज ऑलवेज इक्वल टू 100। तो मैंने मान लिया कि ये जो पूरा कंपाउंड था आयरन का वो मेरे पास 100% है, 100 ग्राम है। ठीक, अब ये 100% से क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब मैंने माना कि जो आयरन है इसके मेरे पास अवेलेबल हैं 69.9 ग्राम, और जो इसके अंदर ऑक्सीजन है उसके मेरे पास अवेलेबल है 30.1 ग्राम। ऑलराइट, यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 30.1 ग्राम अवेलेबल है मेरे पास किसके, ऑक्सीजन के। ठीक, अब ग्राम, तो हमको ये वैल्यूज़ मिल गई। अब जब हमको इनके बारे में पता चलता है तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। हमको ग्राम में परसेंटेज से वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में, तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe यानी कि आयरन के, तो आयरन में क्या लिखते हैं, ऊपर गिवन मास यानी कि जो भी हमको मास दिया हो, और नीचे लिखते हैं मोलर मास। ऑलराइट, अब जब हम मोलर गिवन मास की बात करते हैं तो वो होता है 69.9, क्योंकि जो भी मास दिया हम ऊपर से ऊपर लिख देंगे। ठीक, इसके बाद जो इसका मास होता है वो कंसिडर करते हैं 56। नॉर्मली मास होता है 55.85, लेकिन इसको 56 कंसिडर कर लिया जाता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है अराउंड 1.25 के या 1.24 के। ठीक, तो ये वैल्यू हमको आ जाएगी और ये बता रहा है हमको कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गए किसके, आयरन के। तो हमारा दूसरा काम है ये पता करना है कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो अब आप देखोगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स का पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका गिवन मास रखेंगे जो कि हमें दिया गया है 30.1, और इसका जो खुद का मास होता है मोलर मास वो होता है 60। जब हम डिवाइड करें 1.1 को तो हमको वैल्यू मिलती है यहाँ पर 1.88। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए, 1.88 ऑक्सीजन के, और 1.25 मिल जाते हैं यहाँ पर हमको किसके, आयरन के। लेट्स स्टार्ट। अब जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएं आयरन के जो कितने हैं 1.25, और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर लेट्स सी 1.88, ये हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक, तो अब हमको इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर रख दिए 1.25 रेशियो 1.88। ठीक, अब इन दोनों में से जो नंबर ऑफ मोल्स सबसे छोटे हों, जो सबसे छोटी नंबर है, ठीक, उससे क्या करेंगे, दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसी सेम नंबर से 1.25 से इसको डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं इससे इसको डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 1, और जब हम 1.25 से 1.88 को डिवाइड करते हैं तब हमारा नंबर आता है 1.5। ठीक, जिसको हम एक तरीके से दिखा सकते हैं 1/3, एक्चुअली ये 3 नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3/2। ऑलराइट, अब ये जैसे 3/2 आया तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल नंबर बनाएंगे। हमको क्या पता है कि हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 1 × 2 हो जाएगा, और रेशियो 3 का 3 रहेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 2/3, या फिर हम इसे इस जगह पे ये बोल सकते हैं कि हम दोनों को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो यहाँ पर हमारा रेशियो हो जाएगा 2/3, और इस तरीके से हमको पता चलता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो Fe है उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, और जो ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ एटम हैं 3,
और यहाँ से हमको पता चला कि इसका जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो होगा Fe2O3। राइट, इस तरीके से क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करके नंबर का एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं और साथ में हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। दैट्स वाई ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर से ये बात क्लियर हो जाती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Alright, okay, the question really interesting actually according to me, and it's all depends on you how you really treat these questions. By the way, it's a good one. It says calculate amount of the carbon dioxide, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है डाइऑक्साइड की अमाउंट दैट कुड प्रोड्यूस इन फॉलोइंग रिएक्शन। अब वो रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन है। जैसे कि 1 मोल कार्बन जब बर्न्ट होता है तो कितनी एयर के अंदर तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो इसका सिंपल क्वेश्चन वही है जो हम पहले से बहुत अच्छे से जानते भी हैं। ठीक, लेकिन लेट्स सी इसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो समझें। इन्होंने बोला है कि आपके पास पहला ऑप्शन है कि आपके पास कार्बन है और कार्बन को जब भी हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। ठीक, और जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निकालता है हीट। लेकिन हमको क्या बताना है, सिर्फ हमको यहाँ पे बताना है सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में कि भाई ये कितना फॉर्म होगा। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई 1 मोल कार्बन है जिसको जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करेंगे तो हमारे पास ये किसके साथ जल रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जल रहा है। ठीक, और इतने ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस है, तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। ठीक, तो 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बना लेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इक्वल टू होती है किसके, इसके खुद के मोलर मास के। और हमने कुछ देर पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट किया था 44 ग्राम, यानी कि ये जब भी 1 मोल कार्बन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, तो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में ये क्या करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जो भी बैलेंस इक्वेशन होती है चीज़ों को वैसे ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और उसमें बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, 1 मोल बनाएगा, और 1 मोल बराबर होता है 1 मोल मोलर मास के, और इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अंदर जो अगला क्वेश्चन इसका पूछा गया है दैट इज सेइंग, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा इन्होंने कि 1 मोल जो आपके पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन इस बार 1 मोल कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि इसको जलाने के लिए इस बार उन्होंने 16 ग्राम डाइऑक्सीजन का यूज़ किया। तो पहली चीज़, जब भी आप कोई भी इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक, जब भी आप कोई भी इक्वेशन कर रहे हैं तो आपको सारी वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है हमेशा मोल में। और सारी वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है हमेशा मोल में। तो हमको ये तो पहले से पता है कि भाई 1 मोल कार्बन है, जब भी 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ये बना लेता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो 1 मोल कार्बन जलेगा किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, डाइऑक्सीजन गैस के साथ, और बना लेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, इस बार भी हमारे पास क्या है, इस बार दे रखा है उन्होंने 1 मोल कार्बन, बट ऑक्सीजन के अमाउंट को उन्होंने दिया है कि इस बार ऑक्सीजन की अमाउंट जो है आपके पास वो है 16 ग्राम। तो जब ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे 16, और डाइऑक्सीजन है दैट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा 32, यानी कि डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 मोल्स। तो इस बार 1 मोल कार्बन जल रहा है 0.5 मोल्स के साथ। ठीक, 0.5 मोल्स के साथ। ठीक, तो अब तुम सपोज करो जब 1 मोल
1 मोल ऑक्सीजन के साथ जल रहा था, तो यहाँ पर क्या 1 मोल का कार्बन 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ जल सकता है? नहीं जल सकता। ठीक, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पर कि इसका सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल हिस्सा जलेगा, सिर्फ 0.5 मोल के साथ, और इतना ही क्या बना लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बना लेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फॉर्मेशन भी कितना होगा, 0.5 मोल के साथ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 0.5 मोल्स हिस्सा जो है इसका कार्बन का क्या हो जाएगा, बच जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होकर आया है वो क्या आया है, 0.5 मोल का आया है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बने के आएगा 0.5 मोल। ऑलराइट, अब जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। और जो किसी रिएक्शन में बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सिस रिएजेंट। ऑलराइट, और जितना भी अमाउंट बन के आती है उस अमाउंट को कहते हैं हम प्रोड्यूस्ड अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पर बन के आई है 0.5। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका होगा, CO2 का। ठीक, अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.5, और मास होता है इसका 44। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 22 ग्राम CO2 क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, और इसमें बोला है उन्होंने इस बार, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कंडीशन दे हैव क्रिएटेड, लाइक दे आर सेइंग कि इस बार 2 मोल कार्बन है, लेकिन इन्होंने इस बार फिर से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको कम कर दिया, यानी कि देयर इज 2 मोल्स ऑफ द कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ सिंपली फिर से समझ लेनी है कि कार्बन है हमारे पास, वो जल रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है CO2। ठीक, तो अगर 1 मोल जलेगा 1 मोल के साथ, तो ये 1 मोल ही क्या दे देगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक, 1 ही मोल क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक, लेकिन इस बार इन्होंने दिए हैं 2 मोल, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑक्सीजन के वो फिर से क्या दिए हैं इन्होंने, 16/32, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल, यानी कि इसके फिर से दे दिए उन्होंने 0.5 मोल्स। ऑलराइट, अब हमको पता है कि जो भी अमाउंट अगर 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका भी 0.5 मोल से रिएक्ट करने के लिए 0.5 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और हमको प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा कितना, 0.5 मोल्स, क्योंकि जो एक रिएजेंट है, जो एक रिएजेंट ले रखा है हमने या रिएक्टेंट ले रखा है, वो क्या है, कम है, अमाउंट में कम है। अब वो जितनी कम होगा इतनी ही अमाउंट क्या करेगी, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। ठीक, और बाकी का क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो रिएक्शन होना बंद हो गई। जब ऑक्सीजन की अमाउंट ही खत्म हो गई तो कार्बन जलना बंद कर देगा, और उसके बाद हमारी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी। ऑलराइट, दैट्स वाई यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 0.05 का कंज्यूम होगा मटेरियल, और हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा इतना। ऑलराइट, और जो लेफ्ट बचा वो कितना बचा, 1.5 मोल। ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ गया, वही आ गया 0.5। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या रहा हमारा एक्सिस रिएजेंट, ये रहा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलराइट, और ये रहा हमारा प्रोड्यूस अमाउंट। जिसको हम कैलकुलेट करके निकाल चुके थे, यानी कि 0.5 × 44 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 22 ग्राम।
ठीक है, ये हमारी क्या होगी, प्रोड्यूस अमाउंट हो जाएगी, और इतनी अमाउंट क्या बचेगी, लेफ्ट बचेगी। क्योंकि सम ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि इस अमाउंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कितनी अमाउंट लेफ्ट बची रिएक्शन होने के बाद। ठीक, तो कोई भी रिएक्शन जब तक होती है जब तक कि उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें सबसे कम अमाउंट जिसकी है तब तक रिएक्शन प्रोसीड होगी। जिस सबसे कम अमाउंट वाला केस खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन आगे होना बंद हो जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को खास तौर से दिमाग में रखना है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेट, दैट इज ओवर हियर। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने बोला है कि भाई कैलकुलेट करना है आपको कुछ। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ये सब कुछ, ओके, रिमूव कर देते हैं जिससे कि हमको देखने में इसको आसानी हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, और किस चीज़ को कैलकुलेट करना है वो भी समझ लो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इनके सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करके बताओ। कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml एक सोल्यूशन बनाना है आपको, उसके अंदर तुम्हें कितने मास की ज़रूरत पड़ेगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, साथ में उन्होंने इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है, बोले कि भाई जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो ये दे रखी है, वो है 0.375 मोलर। ठीक, फिर कह रहे हैं भाई मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट दिया है इन्होंने 82.0245 ग्राम पर मोल, यानी कि आपके पास सारी डेटा आ चुकी है ऑलमोस्ट, बस हमको ये समझना है इसका फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखनी है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। इन्होंने पहली चीज़ बोली कि आपको क्या करना है, W कैलकुलेट करना है। किसके लिए करना है हमको CH3CONA यानी कि सोडियम एसीटेट, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, फिर उन्होंने बताया कि जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो है 500 ml, हमको ये मिल गया 500 ml। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ जो बोली है इन्होंने, ये बोली है कि भाई जो इसकी मोलरिटी है, मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय M, और वो दी है 0.375 मोलर। बहुत अच्छी बात है, हमको इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद बोलते हैं कि भाई जो मोलर मास है, जो M है किसका, सोडियम एसीटेट का CH3COONA का, वो दे रखा उन्होंने 82.0285 ग्राम। ऑलराइट, ये सारी वैल्यूज हमारे पास पहले से अवेलेबल है। हमको बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि इनका मकसद ये है कि भाई तुम्हारे पास एक कंटेनर है ये सा वाला, ठीक है, ये कंटेनर है आपके पास, और इस कंटेनर के अंदर क्या कर रखा है आपने, वाटर को भर रखा है। ठीक है, और ये वाटर है कितना, इस वाटर के बारे में उन्होंने बताया है कि भाई ये जो वाटर है यहाँ पर, ये जो वाटर है ये आपके पास 500 ml, कि ठीक है भाई ये 500 ml है, तो हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो होनी चाहिए लगभग 0.375 मोलर। ठीक, 0.375 मोलर। लेकिन अब तुमको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको ये बताना है कि वो सोडियम जो आपके पास सोडियम एसीटेट है यानी कि CH3COONA, इसका कितना मटेरियल इसके अंदर डाल दें जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए या फिर इसकी मोलरिटी क्या हो जाए, वो इतनी हो जाए। ठीक, किसके हिसाब से, 500 ml के हिसाब से। ऑलराइट, इतना सा सिर्फ काम करना है आपको, और इतना सा काम करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया। लेट्स सी, हम करते हैं। ठीक, क्योंकि हमको यही तो करना है। ओके, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि कुछ भी जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूट के वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, नीचे लिखना है हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए हमको किस में, लीटर में। ऑलराइट, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे, वॉल्यूम यानी कि V हो जाएगा और लीटर में वो नीचे आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता नहीं है, ठीक। इसको मोलरिटी को m से दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n की जगह पर, जो हम हमेशा यूज़ करते थे, n की जगह पर क्या यूज़ करते थे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट का मास, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर लिख लिया W, जैसे n की जगह पर लिखना होगा, और m की जगह आ जाएगा मोलर मास की जगह आ जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक, सोडियम एसीटेट। ऑलराइट, अब इनटू वॉल्यूम दिया है लीटर में, हमको करना है इसको किस में, ml में। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी बात होती है किसी चीज़ की कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ठीक। अब मुझे क्या करना हो, इस ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक, या फिर लीटर को कन्वर्ट करना है ml में। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा 1 × 1000 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो भी हमने वैल्यू ली है वो ml में आने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉल्यूम को लिख देंगे ml और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1000 से क्या हो जाता है वो चीज़, अगर 1000 1 लीटर के अंदर जो होते हैं 1000 ml होते हैं, दैट्स वाई हम ml में अगर लेंगे वैल्यू तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को रखने की वजह से क्या होता है कि हमको फॉर्मूले को दोबारा से सेट करना होता है, और हमारा फॉर्मूला हो जाता है W बराबर m सोडियम एसीटेट इंटू 1000/Vml, ये हमारा फॉर्मूला बनकर आया, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से W को, तो हम W को ही कंसिडर करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा m इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इंटू जो हमारा V ml है वो यहाँ आ जाएगा, और इसके नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, इसके नीचे वाली वैल्यू पहुँच जाएगी 1000 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वैल्यूज रखनी है इस फॉर्मूले में, तो पहले रखना है हमको फॉर्मूला W, फॉर्मूला मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू यहाँ पर रख देंगे हम क्या, वॉल्यूम, वो भी किस में होना चाहिए, ml में, और डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 1000 से, ठीक। जो 1000 ऊपर रखा हुआ था अब उस वैल्यू को हम नीचे से डिवाइड कर देंगे। मोलरिटी हमको पता है कितनी दे रखी थी, 0.375, मोलर मास दे रखा था सोडियम एसिटेट का 82.02 समवॉट 0245 इंटू वॉल्यूम दे रखा है हमको 500 डिवाइड बाई 1000, ठीक। 500 से इसे डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 41.012 और ये हो जाएगा हमारा लगभग 2, ठीक। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ की, ये वैल्यू और इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा दें तो हमको पता चलता है आंसर आता है हमारा 15.380 ग्राम्स। यानी कि अगर हम सोडियम एसीटेट के इतने ग्राम ले लें, ठीक, कितने 15.380 ग्राम ले लें, और इसको हम उठाकर किस में डाल देते हैं, उस मिक्सचर में डाल देते हैं जो भी हमारा मिक्सचर यहाँ पर दिया होगा, ठीक। अगर हम उस मिक्सचर में इस वैल्यू को डाल देते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर और या उस सोल्यूशन की मोलरिटी क्या आ जाएगी, वो मोलरिटी जो हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक। तो कितनी वैल्यू डालनी है हमको, इसकी जो W है वो आ जाएगा हमारा 15.38 ग्राम। इतने अगर हम अमाउंट ले लें सोडियम एसीटेट का और उसको सोल्यूशन में मिक्स कर दें तो हम पाएंगे कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू जो आएगी वो, इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 0.375 मोल। दैट्स इट। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बट यू हैव टू ड्राइव ए फार्मूला। तो एक बार आप फॉर्मूले को ड्राइव करना समझ लो, उसके बाद आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट। अब हम मूव करने वाले हैं क्योंकि हमारे कम से कम 4 क्वेश्चन हो चुके होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। अब हमको मूव करना है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी। हियर इट इज द वन ऑफ द क्वेश्चन।
नाउ लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में जो सबसे खास बात चली है वो है कि आपको कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, यानी कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी को ही कैलकुलेट करना है। पैसे माने आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, और किसकी करनी है, नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई HNO3। ठीक, अगर तुमको हाई स्कूल में ध्यान हो तो इसकी रिएक्शन करवाते थे हम, तो ये सिर्फ ये सिंगल एसिड था ऐसा जो कि मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता था। बाकी सब क्या करते थे, वाटर इवॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर करवाएंगे अब, और हमको निकालना है कि कितने मोल्स हैं, यानी कि हमको बताना है कि भैया इसकी मोलरिटी क्या होगी, आपको मोल्स पर लीटर के हिसाब से मोलरिटी क्या होगी ये बताना है। साथ में उन्होंने दे रखा है कि इसकी डेंसिटी दे रखी है इतनी ग्राम पर ml। ठीक, ग्राम पर ml, और इसके साथ दे रखा है उन्होंने कि भाई जो इसके अंदर मास परसेंटेज है वो 69% है, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन दिया है उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, 69% जो है मास परसेंटेज किसका, सिर्फ किसका है, वो दिया है नाइट्रिक एसिड का। अब आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन समझ लो, कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल। कोई सैंपल है हमारे पास which has a density 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid in it is being 69%। 69% उसकी मोलरिटी निकालनी है। ठीक, मूव टू द क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एक्चुअली, अगर तुम इसकी वैल्यूज को कंसिडर करते हुए चलो तो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको किसी भी काम को करने से पहले पता करना है कि HNO3 का मोलर मास क्या है। ठीक, तो इसका मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है तो हम रख देंगे 1, नाइट्रोजन 1 है दैट्स मीन उसका एटॉमिक मास होता है 14। ठीक, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस, और 16 3 टाइम्स अगर लगाएं तो हो जाएगा 48। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आएगा 3 और 4 1 6, यानी कि कम से कम 63 ग्राम हमारे पास आ चुके हैं किसके, मोलर मास के, HNO3 के, यानी कि नाइट्रिक एसिड के। नाउ स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ पे करनी है वो करनी है कि हमको पता होना चाहिए कि भाई टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो भी अमाउंट है वो कितनी है। ठीक, तो जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में आए, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अब इन्होंने बोला है 69% जो है बाय मास वो दे रखा है इन्होंने HNO3। ठीक, और अगर 69 ये है तो फिर उसके बाद बचता क्या है 31, तो 31 क्या होगा, ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम मानते हैं कि अगर हम सिर्फ इसको, मैं मान के चलूँ कि ये है हमारा 100%, और जिसमें मैं HNO3 को मान लूँ कि ये है 69 ग्राम और वाटर को मान लूँ ये है 31 ग्राम। राइट, यहाँ पे मुझे इसका वॉल्यूम पता चल गया। ठीक, तो यहाँ पर टोटल जो इसका मास आया है वो क्या मान लिया है मैंने कि भाई ये जो है पूरा 100 ग्राम है, तो 69 क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, और 31 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास वाटर। राइट, अब मुझको क्या करना है, इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करूँगा, मोल्स ऑफ HNO3, तो मेरे पास मास दिया है 69 और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं मोलर मास 63 से, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 63 डिवाइड 69 आंसर आएगा हमारा 1.095, ये आ गया हमारे पास मोल्स। ठीक, अब बाद में बोला गया कि भाई हमको वॉल्यूम बता दो। ठीक, तो जब भी बात चलती है डेंसिटी की, तो डेंसिटी इन्होंने बताई थी हमको कितनी थी, 1.41 ग्राम ग्राम पर ml दे रखी है। ऑलराइट, ग्राम पर ml, ये क्या दी है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D =
मास ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमको पता क्या करना है, हमको डी पता है, ठीक, साथ में हमको मास अभी पता चला कि भाई 100 ग्राम है, हमने कंसिडर कर लिया कि भाई 100 ग्राम होगा। हमको वॉल्यूम निकाल के दे दो, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि भाई बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर निकालने के लिए बी बराबर एम अपॉन डी। हमारे पास एम कितना दिया है बेटा, एम दिया है यहाँ पर, एम की वैल्यू है, देखो लेट्स सी, एम की वैल्यू हमारे पास पहले से दी थी 100 जो हमने मानी थी, और डी की वैल्यू हमारे पास आई है 1.41। जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो हमको पता चलता है कि हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7092 ग्राम। कैसे, ठीक, लेट्स सी, ये 100 ग्राम था, ये 100 ग्राम पर ml है, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक, ml का पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, हमारी वैल्यू होगी 70.92। ऑलराइट, इस तरीके से हमारी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखने पर वैल्यू हमको मिल जाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कि हमको इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये जो आ गया, ये आ गया वॉल्यूम। ऑलराइट, अब हमको मास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी तक मास का काम हो जाता है। अब जब हम इसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम लीटर में। अगर हमको लीटर में नहीं चाहिए वॉल्यूम, हमको चाहिए ml में, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम की जगह पे क्या कर देंगे ml, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, तो ये क्या पहुँच जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे हमने 1.095, ठीक, इंटू ये हो जाएगा 1000, और नीचे जो हमारा वॉल्यूम आया था अभी आया था वो 70.92 ml। ठीक, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलता है यहाँ पर आता है 1095 और नीचे आता है 70.92, यानी कि अगर मैं इसको 91 भी कंसिडर कर लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को, इस 9 को आगे बढ़ा के इसको 71 भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर अराउंड आ जाएगा 15.4 और 3 समथिंग आ रहा है, लेकिन इट इज़ हम मान लेते हैं 15.44 मोलर। इस तरीके से हमको पता चलता है कि जो हमने सोल्यूशन यूज़ किया था उसकी मोलरिटी जो हो गई हमारी इतनी % हो जाती है इस केस में। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अभी तक, और हमने यहाँ पे इस चीज़ को समझ भी लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चन। अगर आप समझे हो यहाँ तक तो हम अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारा 1.17। ठीक, 1.17 के बारे में अगर हम बात करें तो देखें, इन्होंने बोला है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम। आपके पास कितनी है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट से आप कितने ग्राम कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने 100 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, और सपोज़ करो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि सपोज़ करो आपके पास कॉपर सल्फेट है SO4। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, साथ में सल्फर मिलता है, और साथ में मिलता है, इसको मैं 4 ऑक्सीजन ही लिखूँ तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 4 ऑक्सीजन ही लिखते हैं, और साथ में मिलता है हमको 4 ऑक्सीजन। ऑलराइट, अगर मैंने इस पूरे कॉपर को तोड़ दिया तो ठीक, इसे रिएक्शन कंसिडर बिल्कुल ना करना, इसको सिर्फ यही मान के चलो कि मैंने ये ब्रेक किया है, और ब्रेक करने पे मुझको ये सारी चीज़ें। ठीक, अब सपोज करो कि अगर ये 1 मोल होता तो मुझको इससे मिलता 1 मोल कॉपर, साथ में मिलता 1 मोल सल्फर, और इसके साथ मिलता, यहाँ पर 4 है स्टोकियोमेट्री, तो यहाँ पर मिल जाता मेरे को 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो इनके सबके मेरे को इतने ही मिलते हैं, यानी कि 1 मोल CuSO4 को ब्रेक करने पर
कॉपर का मिलता मेरे को 1 मोल और 1 मोल मिलता मेरे को सल्फर का, क्योंकि एटम 1 है, और यहाँ पर 4 मोल मिलते क्योंकि 4 ही क्या है एटम है ऑक्सीजन के, 4 मोल मिल जाते मुझको मोनो ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 4 ऑक्सीजन के एटम मिल जाते हैं या 4 ऑक्सीजन के मोल मिल जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे कंसिडर करके चलें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर। ऑलराइट, आप उन्होंने दिया है कि बोले भाई कॉपर सल्फेट जो है ना उसके 100 ग्राम है। ठीक, तो हमको पहले सबसे पहले जो काम करना है यहाँ पर वो करना है कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालना है। ठीक, तो हम लेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का मोलर मास। ठीक, हम कॉपर को जानते हैं, कॉपर का होता है 63.5। ठीक, सल्फर का होता है 32, हम हमेशा यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 टाइम्स 60, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 63.5 प्लस 32 प्लस 64, यानी कि ओवरऑल जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 159.5 ग्राम। ऑलराइट, ये क्या है, हर एक मोल यानी कि पर मोल के हिसाब से हमको मोलर मास नज़र आ जाता है इस जगह पर। ऑलराइट, अब हमको पता करने है कि भाई 100 ग्राम के अंदर, यानी कि इन्होंने बोला है कि CuSO4 का जो वेट है वो इन्होंने दे रखा है 100 ग्राम, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, तो ऊपर रख देंगे हम 100 ग्राम और नीचे रख देंगे हम जो भी इसका मोलर मास है, यानी कि 159.5। ठीक, और जब हम इसको डिवाइड कराते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर डिवाइड कराने पर, इस चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए CuSO4 के हम इसको डिवाइड करा देंगे। लेट्स डू दिस कैलकुलेशन एंड यू विल ऑब्टेन द वैल्यू और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू दे रखी है, जो गिवन मास दिया है इसका वो दे रखा है यहाँ पर, कितना दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम था, अगर हम डिवाइड कर दें 100 को 159.5 से, ठीक, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज 0.6269 मोल्स। ठीक, तो हम कहेंगे कि अगर मैं 0.6269 मोल्स लेता हूँ किसके, कॉपर सल्फेट के, और उनको मैं ब्रेक करता हूँ तो मुझको 0.6269 मोल्स मिल जाएंगे किसके, कॉपर के, और इसी तरीके 0.6269 मोल मिल जाएंगे मुझको किसके, सल्फर के, और इसी तरीके से क्या होगा 4 टाइम ऑफ 0.6269 मोल्स मिल जाएंगे मेरे पास ऑक्सीजन के। ठीक, इतने मेरे को मोल मिलने हैं अगर मैं ये रिएक्शन कराऊं। ठीक, अब मुझे पता करना है कि भाई कितनी अमाउंट मिलने वाली है मुझको, अमाउंट मिलने वाली है कॉपर की। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर रखेंगे इनटू, और जो कॉपर का मास होता है वो कितना मास लिया था हमने 63.5, वो रख देंगे हम यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स से 0.6269 इंटू करवाना है इनको 63.5, और जब हम इन दोनों का इंटू करवाते हैं यानी कि 0.6369 से 6269 से तो हमारी वैल्यू आती है 39.80। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.80 वैल्यू लगभग आ जाएगी, यानी कि इतना ग्राम हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक, जिसको हम एक डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि भाई देखिए, जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा था कि अगर हम 1 मोल CuSO4 लेते हैं तो हमको 1 मोल कॉपर मिल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो वो हो जाएगा 159.5 ग्राम। अगर हम ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, 63.5 ग्राम कॉपर मिल जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझको निकालना है कि भाई 1 ग्राम से कितना मिलेगा। तो अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ तो मुझको जो कॉपर मिलने वाला है वो मिलेगा 63.5/159.5 ग्राम, इतना मिलेगा टोटल।
यानी कि इतना कॉपर मिलेगा मुझको अगर मैं इसको क्या 1 ग्राम ले लूँ कॉपर सल्फेट के, तो मुझको इतने कॉपर मिल जाएगा। ठीक, इसको हम एक कॉलम बना के भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 100 ग्राम लिया है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा इस साइड जाऊँगा तो मैं इसको 63.5 अपॉन 159.5 इंटू क्या कर दूँगा 100 ग्राम कर दूँगा, और जब मैं करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर वही जो हमारा पहले आया था 89 पॉइंट, लिसन इट इज़ 39.9.81 ग्राम। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको सबसे पहले चीज़ जो पता हो वो बैलेंस्ड इक्वेशन पता हो। ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसी तरीके से तुम क्या करते हो सल्फर का भी निकाल सकते हो वैल्यू, इसी तरीके से क्या कर सकते हो ऑक्सीजन की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो। ऑलराइट, अब इस वीडियो के बाद क्या है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उनके अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक इजी और डिस्क्रिप्टिव मेथड में सॉल्व करें, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, उसके ऊपर हम खास तौर से ध्यान देंगे, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो इफ़ पॉसिबल, और अदरवाइज यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और ऑल द वैल्यूबल वीडियोज़ और कंटेंट जो है आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलता रहेगा।